हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इन सक्सेस। दोस्तों, अभी तक हम लोग पिछली वीडियो में 100 नंबर तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 101 नंबर का क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे। और उससे पहले जानकारी दे दें कि ट्रांसफार्मर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और एक दो लेसन कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों की टेस्टिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, वो लाइव होगी बिल्कुल, और लाइव सभी लोग को टेस्ट देना है। ठीक है, हम टाइमिंग सेट करेंगे। तो बहुत दिन गया, थोड़ा दिन बचा है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए सेल टाइप ट्रांसफार्मर हैज, देखिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर हैज हाई एडी करंट लॉस। ऑप्शन देखते हैं, रिड्यूस मैग्नेटिक लीकेज। देखिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता कैसे है, उसकी डिजाइन आप लोगों को पता ही होगा। सेल टाइप ट्रांसफार्मर का इसमें क्या होता है, एक सेल टाइप लगा होता है, इसी में वाइंडिंग की रहती है। ठीक है, इसी तरह वाइंडिंग इसमें 2 E1 E2 रहते हैं इसमें भी। तो इसमें जो इसका मेन पर्पज होता है वो मैग्नेटिक लीकेज को कम करने का होता है। ठीक है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर का। ओके, नेक्स्ट बोला है ट्रांसफार्मर कैन हैव रेगुलेशन इज क्लोजर टू जीरो। तो मैंने बताया कि जब वोल्टेज से जीरो हो या निगेटिव हो तो सर्किट कैसा होता है, कैपेसिटिव होता है। ठीक, क्योंकि लीडिंग पावर फैक्टर होता है। ठीक है, सर्किट कैसा होता है, कैपेसिटिव होता है। ओके, तो ऑन लीडिंग पावर फैक्टर जीरो हो या यहाँ पे निगेटिव भी दे सकता था, तो आप लीडिंग पावर फैक्टर मारते हैं। एंड ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है, पावर ट्रांसफॉर्म करता है और वोल्टेज एंड करंट को चेंज करता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड वोल्टेज पावर सप्लाई इन इंडिया। तो इंडिया में 11 kV, 33 kV, 63 kV का होता है, 120 का नहीं होता, 132 kV का ट्रांसमिशन होता है। तो ये आपका सही है। ठीक है, क्योंकि गलत पूछा ही है। रिडक्शन इन कोर लॉसेस एंड इंक्रीज इन परमेबिलिटी आर ऑब्टेन विथ ट्रांसफार्मर एम्प्लॉइंग। अब कोर लॉस क्या करा, रिडक्शन इंक्रीज परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ऑब्टेन विथ ट्रांसफार्मर एम्प्लॉइंग। तो आपका जब परमेबिलिटी इंक्रीज करवाना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जिसका परमेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है कोर बनाने के लिए CRGO स्टील। ठीक है, CRGO स्टील बनाते हैं, इसका म्यू जो होता है मतलब परमेबिलिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, कोर लॉस को कम करता है ये। इन पावर, देखिए किसी भी क्वेश्चन जो पिछले 100 लेक्चर है। हाँ, एक और क्वेश्चन था, मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी कि सेंटर एक था कि जो टैपिंग होती है, टैपिंग वो ट्रांसफार्मर के किस साइड की जाती है। ठीक है, उसमें मैंने रॉन्ग बता दिया है कि ये देखिए सेकेंडरी आपकी वाइंडिंग है, हाई वोल्टेज वाली। ठीक है, तो टैपिंग ऑलवेज किधर होती है, ये टैपिंग इस तरह की होती है, हाई वोल्टेज साइड। उसमें मैंने लो वोल्टेज बता दिया था, बट हाई वोल्टेज साइड होती है। और टैपिंग करने से ये फायदा होता है कि 5% तक वेरिएशन हम लोग आउटपुट में ला सकते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो टैपिंग प्रोवाइडेड इज हाई वोल्टेज साइड, नॉट नो वोल्टेज। ओके, और कितने परसेंट तक वेरिएशन करवा सकते हैं, 5% तक। चलिए 106 नंबर पे, इन पावर आर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अबाउट 10% इन रिटर्न आर हैवीली इंसुलेटेड। बोला 10% इन रिटर्न जो है हैवीली इंसुलेटेड क्यों होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है ना कि हाई वोल्टेज ड्रॉप को झेल सके। ठीक है, एंड पे हाई वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो सकता है, तो टू विदस्टैंड द हाई वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द लाइन सर्ज बाय द शंटिंग कैपेसिटर ऑफ द इन रिटर्न। तो वो ज़्यादा हाई वोल्टेज ड्रॉप हो इसलिए हैवीली इंसुलेटेड होगा तो झेल सकेगा, वरना बर्न कर जाएगा। फॉर ए गिवन अप्लाइड वोल्टेज विद द इंक्रीजेस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज। अगर आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो, अब वोल्टेज को क्या है, कांस्टेंट रख रहे हो, तो एडी करंट का जो फॉर्मूला होता है, जब V/F कांस्टेंट रहता है तब फार्मूला ये लगता है WE प्रोपोर्शनल टू द F स्क्वायर। जब आप वोल्टेज कांस्टेंट रख रहे हो या वेरी कर रहे हो तो ये तो वेरिएबल हो गया ना V/F,
तो फिर ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे फॉर्मूले में अब ये चेंज हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ सीधे सीधे हो जाएगा WE प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा V², अगर आपका वोल्टेज कांस्टेंट है तो, ठीक है। तो एडी करंट लॉस विल रिमेन अनचेंज, मतलब कोई चेंज नहीं होगा फ्रीक्वेंसी के बढ़ाओ घटाओ, ठीक है। V/F कांस्टेंट होना चाहिए, तब आप फार्मूला लगाओगे WE प्रोपोर्शनल टू द F²। और हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस भी तो पूछ सकता है ना, तो V⁴x F⁴1 - x, और WE तो हो जाएगा आपका क्या, कांस्टेंट, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, लॉसेस विच अकर इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन, ठीक है। रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन में लॉसेस अकर हो रहा है एंड डोंट अकर इन ट्रांसफॉर्मर, मतलब डोंट फ्रिक्शन, क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट होता नहीं है। रोटेटिंग पार्ट जिसमें होगा उसी में तो फ्रिक्शन होगा ना, जब कोई घूमेगा। तो फ्रिक्शन लॉस जो है आपका, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। इन ए गिवन ट्रांसफार्मर फॉर ए गिवन अप्लाइड वोल्टेज, लॉसेस विच रिमेन कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ लोड चेंजेस आर। देखिए ऐसा कौन सा लॉस है जिसमें आप लोड चेंज कर रहे हो तो उस लॉस में वेरिएशन ना आए, तो उसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या, कांस्टेंट लॉस, जो लोड पे निर्भर ही ना करे। तो कांस्टेंट लॉस क्या होता है, आयरन लॉस, ठीक। आयरन लॉस क्या होता है, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस, ये लोड के वेरिएशन पे डिपेंड नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइडियल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैविंग टर्न रेशियो, मतलब N1/N2 दे दिया है, 1/2, ओके। ड्राइंग ए करंट 10 एम्पियर, करंट कितना आपका है 10 एम्पियर फ्रॉम 200 वोल्ट, कितना है 200 वोल्ट। AC सप्लाई इज इनकरेक्ट, तो आपका जब AC सप्लाई इज इनकरेक्ट बताना है तो चलिए निकालते हैं। N1/N2 इक्वल टू क्या होता है, I2 में I1, ठीक। I1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, कितना है 10, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 एम्पियर, ओके। I2 इक्वल टू क्या हो गया 5 एम्पियर। अब आपका V2/V1 आप जब करोगे, या N1/N2 इक्वल टू V1/V2 होता है, तो N1/N2 क्या है 1/2, और V1/V2, V1 आपका दे दिया है 200 वोल्ट, और V2, तो यहाँ से जब आप V2 की वैल्यू निकालोगे तो आएगा आपका कितना 400 वोल्ट, ओके। तो सेकेंड इसमें बोला है कि AC सप्लाई इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी करंट जो 20 एम्पियर दिए हैं वो आपका क्या है 5 एम्पियर है, ओके। तो आंसर क्या आएगा, D आएगा। सेकेंडरी करंट इज 20 एम्पियर। द सेकेंडरी ऑफ ए करंट ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन बिकॉज इट, इसको मैंने बता भी रखा है, ये CT जो होता है हमेशा सेकेंडरी पे हम लोग शॉर्ट रखते हैं, ओपन कभी नहीं रखते, ये याद रखना। CT मीन्स करंट ट्रांसफार्मर, और ये करंट के वैल्यू को बढ़ाता घटाता है, ठीक है। एवॉइड कोर सैचुरेशन एंड हाई वोल्टेज इंडक्शन, ठीक है। जो CT का सेकेंडरी जो हमेशा क्या कर रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं, वो सैचुरेशन आप कोर की वजह से, हाई वोल्टेज इंडक्शन को एवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो सैचुरेशन ऑफ कोर एंड हाई वोल्टेज इंडक्शन को एवॉइड करने के लिए हम C2 को हमेशा सेकेंडरी क्या करते हैं, शॉर्ट रखते हैं, ठीक। इन ए ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी शुड बी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, क्योंकि ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, तो बीच में एयर है ना, तो जब इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं होता है। ए गुड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर मीन्स, देखिए गुड वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब हो गया बहुत कम रेगुलेशन, मतलब रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएशन, जितना ज़्यादा रेगुलेशन होगा उतना ही फ्लक्चुएट ज़्यादा करेगा वोल्टेज। तो जितना कम, गुड मतलब क्या हो गया कम, मतलब जीरो हो गया या निगेटिव हो गया, तो इसे बोलते हैं कम फ्लक्चुएशन वोल्टेज में आए, ठीक। इसमें आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन फ्रॉम नो लोड टू फुल इज लीस्ट, यही सही है, क्योंकि गुड वोल्टेज रेगुलेशन मतलब कम रेगुलेशन है वोल्टेज का, तो आपका जो फ्लक्चुएशन आएगा वो कम आएगा। फॉर ए ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट लोड करंट, मैक्सिमम
एफिशिएंसी अकर एट, मतलब बोला ट्रांसफार्मर ऑपरेट कर रहा है कांस्टेंट लोड करंट पे और मैक्सिमम एफिशिएंसी कब अकर होगा। तो सिंपल है कि पावर फैक्टर जो होता है आपका जब यूनिटी होता है, ठीक है, जब यूनिटी होता है तो एफिशिएंसी क्या होती है आपकी, मैक्सिमम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज नॉर्मली नॉट प्रोवाइडेड ऑन स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, मतलब ऐसा कौन सा प्रोटेक्शन है जो स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। तो वो कौन सा है आपका, बुकोल्ज रिले। बुकोल्ज रिले का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये छोटे ट्रांसफार्मर के लिए यूज नहीं होता, बड़े ट्रांसफार्मर के लिए होता है, और ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में, ये भी याद रखिएगा, बुकोल्ज रिले उस ट्रांसफार्मर में ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होता है, एयर कूल्ड में नहीं होता, ऑयल कूल्ड में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई वोल्टेज सर्जेस ड्यू टू द लाइटिंग एंड स्विचिंग, मतलब जो बिजली आकाश में चमकती है उससे बचाव के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो वो बोलते हैं प्रोटेक्शन के लिए लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, उसी का एक पार्ट होता है हॉर्न गैप। ओके, द एफिशिएंसी ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशन कैन बी डिटरमाइंड। अब देखिए अंडर लोड कौन सी कंडीशन है, लोड कंडीशन। अंडर लोड कंडीशन पे एफिशिएंसी हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो बैक टू बैक टेस्ट या रीजनरेटिव टेस्ट या इसे बोलते हैं संपन्न टेस्ट, ठीक है। तो इतने इसके नाम है, यही करते हैं और इससे क्या क्या हमको मिलती है, एफिशिएंसी मिल जाती है, मतलब बहुत सारी चीज इससे हम लोग फाइंड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल कैन विदस्टैंड द हाईएस्ट टेम्परेचर सेफली, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन झेल सकता है, तो होता है माइका। माइका का किलोवोल्ट पर एमएम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से देखने पे ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग दिखेगा, देखिए कोर अंदर होता है, ये बुशिंग देखेगी, बुशिंग पता कैसे होती है, जो ये गोला गोला टाइप का नहीं रहता बाहर, इसमें हम लोग वायर को लपेटते हैं, उसी को बोलते हैं बुशिंग। और इसी बुशिंग की संख्या को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ टैप करते हैं ताकि बुशिंग की संख्या कम हो जाए। बुशिंग मतलब ये जो गोल गोल होता है, इसको कम करने के लिए यहाँ टैप कर देते हैं, ठीक है। तो बाहर से देखने पे बुशिंग दिखेगी। द नॉइज प्रोड्यूस बाई ट्रांसफार्मर क्या बोलते हैं, जब ट्रांसफार्मर के पास जाएंगे तो हम ऐसे करके आवाज़ आती है, ठीक है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज जीरो इवन एट फुल लोड, देखिए फुल लोड हो चाहे नो लोड हो, कोई भी लोड हो, फ्रिक्शन लॉस ट्रांसफार्मर में होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट ही नहीं होता है, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट बना के रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स इन ए ट्रांसफार्मर, देखिए मैंने पिछले भी लेक्चर में बता रखा था कि हार्मोनिक्स जनरेट क्यों होता है, किसके कारण आता है, तो हार्मोनिक्स जनरेट ड्यू टू कोर सैचुरेशन, ठीक है। किसके कारण आता है, हार्मोनिक्स ड्यू टू कोर सैचुरेशन के कारण हार्मोनिक्स आता है, ठीक है। किसके कारण आता है, कोर सैचुरेशन के कारण, ओके। सैचुरेशन ऑफ आयरन भी कहीं पे लिखा मिल जाएगा। इफ ए ट्रांसफार्मर इज कंटिन्यूसली ऑपरेटेड द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज विल अकर, अब देखिए ट्रांसफार्मर कॉन्स्टेंटली क्या होता है, ऑपरेट हो रहा है, अब मैक्सिमम टेम्परेचर राइज विल अकर किस में होगा, ये वाइंडिंग में, ठीक है। इसलिए वाइंडिंग का इंसुलेशन भी हम बहुत तगड़ा रखते हैं, ओके। 124 देखते हैं। द हम इन ट्रांसफार्मर इज मेनली एट्रीब्यूटेड, देखिए मैग्नेटो स्ट्रिक्शन क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक स्ट्रिक्शन समझिए, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी मटेरियल पे, तो उसका जो सरफेस है वो कुछ चेंज हो जाए, तो वहीं से हमारा जो आवाज़ आती है क्या, हम इसे बोलते हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, ओके। याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे सरफेस में कुछ चेंज आ जाते हैं, उसी को मैग्नेटो स्ट्रिक्शन बोलते हैं। द मैक्सिमम लोड दैट ए पावर ट्रांसफार्मर कैन कैरी इज लिमिटेड बाई इट्स, देखिए मैक्सिमम लोड दैट पावर ट्रांसफार्मर कैन कैरी लिमिटेड बाई इट्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टेज रेशियो, ट्रांसफार्मर रेशियो भी एक तरीके से बोल सकते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर अंडर हैवी लोड इज कंपैरेटिवली लो बिकॉज,
एफिशिएंसी जो ट्रांसफार्मर की है वो हैवी लोड पे कंपैरेटिवली लो होती है। क्यों? क्योंकि लोड जब ज़्यादा होगा तो करंट आपकी बहुत बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगी, कॉपर लॉस बढ़ जाएगा, इसीलिए एफिशिएंसी तो क्या हो जाती है, घट जाती है थोड़ी सी। एन ओपन सर्किट टेस्ट, देखिए ओपन सर्किट टेस्ट किया किस लिए जाता है, किया जाता है रेटेड वोल्टेज पे। पहली बात याद रखना है ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में, रेटेड वोल्टेज पे किया जाता है। डिटरमाइन क्या करता है, कोर लॉस। ठीक, तो याद रखना है इसको, कोर लॉस डिटरमाइन करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात आ जाए तो वो रेटेड वोल्टेज के 2 to 5% पे किया जाता है और कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए। एंड नो लोड टेस्ट परफॉर्म ऑन ए ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन, नो लोड टेस्ट की बात कर रहा है ये, ठीक है, नो लोड टेस्ट। तो नो लोड टेस्ट मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉस के लिए डिटरमाइन मतलब करता है। द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, अब देखिए वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर क्या बोला है, ट्रांसफार्मर रेशियो के इज इक्वल टू होता है N2/N1 E2/E1 इक्वल टू I1/I2। एक अजम्पशन होता है, आप इसको अपोजिट भी रख सकते हो, ठीक है। तो सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ अपान में प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर रेशियो, दिस वाला पार्ट, ठीक है। इसको लोग स्टैंडर्ड बना दिए हैं। 130 पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर विच इज मोस्ट सब्जेक्ट टू डैमेज फ्रॉम ओवर हीटिंग। समझ में आ रहा है, जो ट्रांसफार्मर का पार्ट होता है वो मोस्ट डैमेज फ्रॉम ओवर हीटिंग इज, इसी को तो बोलते हैं वाइंडिंग इंसुलेशन, ठीक है। डैमेज होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है वाइंडिंग के इंसुलेशन का ही सबसे ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि टेम्परेचर इसी का बढ़ता है बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने पे। इन ए ट्रांसफार्मर इज स्विच्ड ऑन ए वोल्टेज मोर देन द रेटेड वोल्टेज। समझ में आ रहा है, मोर देन द मतलब अगर ये 210-20 वोल्ट पे चलने वाला ट्रांसफार्मर है तो इसको हम 230 या 240 वोल्ट पे चला रहे हैं, तो ये रेटेड वोल्ट से ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करता है, ये जो पावर फैक्टर होता है ना उसको डिटोरिएट कर देता है, मतलब बेकार कर देता है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर मेक्स इफेक्टिव सेविंग ऑन ए कॉपर एंड कॉपर लॉसेस व्हेन ट्रांसफार्मर रेशियो इज, जब ट्रांसफार्मर रेशियो देखिए सेविंग होता है परसेंटेज सेविंग, ठीक है, परसेंटेज सेविंग लिखते हैं 1/K × 100। के क्या होता है, ट्रांसफार्मर से रेशियो, अगर ट्रांसफार्मर से रेशियो की वैल्यू 1 हो जाए तो सेविंग कितना हो गई आपकी 100%, ठीक है। मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर व्हेन द पावर फैक्टर ऑफ द क्या लीडिंग, मिनिमम मतलब क्या होता है, 0 होता है या नेगेटिव होता है। इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देयर इज ए चेंजेस 15 एम्पियर इन द लोड करंट, दिस रिजल्ट चेंज सप्लाई करंट ऑफ द, समझ में आ रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मतलब वोल्टेज पहले का ज़्यादा है और दूसरे का कम है, तो अब क्या होगा, इसका वोल्टेज ज़्यादा तो इसकी करंट कम होगी एंड दूसरे का करंट ज़्यादा होगा, ओके। लोड करंट 50 एम्पियर मतलब ये 15 एम्पियर I2 है, तो I1 कितना होगा, रहा होगा 15 एम्पियर से कम। लॉजिक लगाना है, द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर कंपेयर्ड विद दैट द इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ द सेम पावर आर। समझ में आ रहा है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है इलेक्ट्रिक मोटर से मच हायर होती है, मतलब ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस नहीं होते, क्योंकि कोई रोटेटिंग पार्ट भी नहीं होता है, ठीक है, ऐसे आपको रखना है। द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज ऑफ ए ट्रांसफार्मर मेनली डिपेंड्स ऑन द, देखिए शॉर्ट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लीकेज फ्लक्स। जब वोल्टेज है ना शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, मैग्नीट्यूड ऑफ लीकेज फ्लक्स के मैग्नीट्यूड पर। इन ए ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कॉइल टू अदर कॉइल इन ट्रांसफार्मर। एक कॉइल से दूसरे कॉइल में हम कैसे पावर को ट्रांसफर करते हैं, कैसे करते हैं, मैग्नेटिकली, ठीक है।
इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं होता भाई, मैग्नेटिकली और फ्लक्स के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिकली। मतलब आपको कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करोगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। ठीक है। इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर नो लोड द प्राइमरी वोल्टेज इज बैलेंस्ड बाई, देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर है पहली बात। अब प्राइमरी वोल्टेज को अगर बैलेंस्ड करना है तो कैसे बैलेंस करोगे आप, जो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना उसी से कर सकते हो, प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं करोगे क्योंकि प्राइमरी की वेरिएशन तो सेकेंडरी इंड्यूस्ड आएगा, तो बैलेंस हमेशा सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ से ही करेंगे। एज पर नेम प्लेट द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी नॉर्मल वोल्टेज 220 वोल्ट, मतलब लिखा है नेम प्लेट पे, एक होता है ना जो ट्रांसफार्मर खरीदते हो तो एक नेम प्लेट बन रहा है, इसमें इसकी सारी रेटिंग वगैरह लिखी रहती है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमको बताना है। ठीक है। तो नेम प्लेट पे रेटेड वोल्टेज लिखा जाता है और नो लोड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। जो नो लोड वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा होता है, ये आपका बी। A transformer is working at its maximum efficiency. Its iron loss 1 किलोवाट, कॉपर लॉस तो क्या होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी पर, ईटा मैक्स अगर चाहिए आपको एफिशिएंसी तो यहाँ पर होता है कांस्टेंट लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस मीन्स कॉपर लॉस। ठीक है। कांस्टेंट लॉस मीन्स आयरन लॉस, तो क्या इतना हो जाएगा 1 किलोवाट इक्वल टू दिया ही है 1 किलोवाट। A transformer is working at its full load and its efficiency is also maximum. Its iron loss 1 kilowatt, its copper loss at half load। समझ में आ रहा है। अभी ये मैक्सिमम एफिशिएंसी पे है तो कॉपर लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा आयरन लॉस। ठीक है। आयरन लॉस दिया कितना है 1 किलोवाट भाई। चलो अब मैक्सिमम एफिशिएंसी है इसलिए हमने अब कॉपर लॉस इक्वल टू कितना आ गया 1 किलोवाट। हाफ पे मतलब ये आई स्क्वायर आर के बराबर हो गया ना 1 किलोवाट। ठीक है। अब हाफ पे क्या हो जाएगा आई बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू आर, मतलब आई स्क्वायर आर बाई 4। ठीक। अब आई स्क्वायर आर की वैल्यू कितना दिया है 1 किलोवाट, मतलब 1000 वाट अपन में 4 कितना आ जाएगा 250, मतलब 250 का मतलब कितना होगा 2.25 किलोवाट। ठीक है। 0.25 किलोवाट। इन सम ट्रांसफार्मर द टैपिंग आर प्रोवाइडेड हाई वोल्टेज साइड, ये हमेशा याद रखना है। हाई वोल्टेज साइड कितना वेरिएशन कराता है टैपिंग करवाता है 5% तक वेरी करवा लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर यूजिंग कोल्ड रोड गेट, मतलब सीआरजीओ का इस्तेमाल द एरिया योक इज टेकन, अगर आप सीआरजीओ का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका जो एरिया है ना इक्वल टू द कोर के बराबर रखते हैं। हार्ट रोल्ड रहता तब तो ज़्यादा रखते हैं। ठीक है। सीआरजीओ हो तो इक्वल टू द ऑफ कोर। अगर यहीं पे हार्ट रोल्ड स्टील रहता तो आप 15 से 20% लॉन्गर देन कोर करते आप, 10 मतलब 15% तक करते हैं तो बी मारते आप, लेकिन यहाँ सीआरजीओ तो इक्वल टू दैट ऑफ कोर। ओके। अभी आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू कीप द आयरन लॉसेस मिनिमम बिकॉज, अब बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिजाइन टू कीप द आयरन लॉसेस मिनिमम बिकॉज आयरन लॉसेस कम क्यों होता है, समझ में आ रहा है। आयरन लॉसेस मिनिमम इसलिए ट्रांसफार्मर डिजाइन किया जाता है क्योंकि प्राइमरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज एनर्जाइज्ड फॉर ऑल द 24 आवर। समझ में आया। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को सप्लाई से हमेशा कनेक्ट रखते हैं, जैसे आपके गांव वगैरह में लगे रहते हैं तो हमेशा कनेक्ट रहता है सप्लाई से। इसीलिए हम आयरन लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में फ्लक्स डेंसिटी को कम रखते हैं। समझ में आ रहा है। फ्लक्स डेंसिटी को क्या रखते हैं, कम रखते हैं। द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एनर्जाइज्ड ऑल 24 आवर, मतलब ये हमेशा 24 आवर सप्लाई से कनेक्ट रहता है, इसलिए हम इसका फ्लक्स डेंसिटी को कम रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज सुटेबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर एंड लास्ट, ये सीआरजीओ होता है,
CRGO की पावरबिलिटी ज़्यादा होती है इसलिए इस्तेमाल करते हैं। ए ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज द वैल्यू, क्या करता है, वैल्यू करता है वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू। यहाँ पे करंट भी आप ले सकते थे, ठीक, ले सकते हो। वोल्टेज एंड करंट को चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी को नहीं करता। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए ट्रांसफार्मर ऑपरेट एट पावर फैक्टर बिलो द पर्टिकुलर वैल्यू। ट्रांसफार्मर ऑपरेट द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। समझ में आ रहा है? पावर फैक्टर ऑफ द लोड। ए ट्रांसफार्मर ऑपरेट एट पावर फैक्टर डिपेंडिंग ऑन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। मतलब जो लोड होता है ना उसके पावर फैक्टर पे निर्भर करता है ये ऑपरेट करने में। ए ट्रांसफार्मर एज कम्पेयर टू एन एम्पलीफायर। देखिए ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर को ट्रांसफर करता है लेकिन पावर को बढ़ा नहीं सकता। एम्पलीफायर क्या करता है, आउटपुट पावर को बढ़ा भी सकता है, इसलिए ये डिफरेंट है। करंट और वोल्टेज तो दोनों एक ही प्रॉपर्टी लाएंगे, लेकिन एम्पलीफायर आउटपुट पावर को इंक्रीज करवा सकता है। ये याद रखिएगा, कंपैरिजन किया है एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर का, लेकिन ट्रांसफार्मर इंक्रीज नहीं करवा सकता, बस ट्रांसफर कर सकता है। ए ट्रांसफार्मर हैविंग टर्न रेशियो मीन्स N1, ठीक है, बाई N2। रेजिस्टेंस R दे दिया है। इस कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी विल बी। अब प्राइमरी में पूछा है रेजिस्टेंस कितना है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो? N1 बाई N2 पता है, तो N2 बाई N1 कितना हो जाएगा? 5। चलो भाई N2 बाई N1 हो गया 5। अगर आप सेकेंडरी से, समझ में आ रहा, सेकेंडरी से प्राइमरी ट्रांसफर्ड कर रहे हो तो क्या लिखते हैं? R2 बाई के स्क्वायर। ये तो आगे रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 बाई के स्क्वायर, ठीक। R2 की वैल्यू कितना इन्होंने दे रखा है? 1000, और के की वैल्यू 5 है। के की वैल्यू क्या है? 5 है, तो कितना हो जाएगा? के मतलब N2 बाई N1 कितना हो जाएगा? 25। तो 25 चौका 100 मतलब 40 ओम। R2 बाई के स्क्वायर। ये जब आप ट्रांसफर्ड पढ़ते हो, सर्किट को ट्रांसफर नहीं करते सेकेंडरी टू प्राइमरी, प्राइमरी टू सेकेंडरी, तो इसमें सेकेंडरी टू प्राइमरी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये आ रहा है R2 बाई के स्क्वायर, ठीक है। तो के की वैल्यू दिया है, R2 की वैल्यू दिया है, तो आप किधर आ जाएगा? 40 ओम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसफॉर्म हैविंग ए स्मॉल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज इज ट्रू? मतलब स्मॉल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज के लिए कौन सा सत्य है? तो ए लो शॉर्ट सर्किट करंट, देखिए शॉर्ट सर्किट करंट हमेशा हाई होती है। करंट फ्लो द ट्रांसफार्मर, तो हाई शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो थ्रू द ट्रांसफार्मर। हेलिकल कॉयल, देखिए 2 कॉयल होती है, एक हेलिकल कॉयल होती है, क्रॉस ओवर कॉयल होती है। पिछली वीडियो में डिटेलिंग किया था इसका। वेरी वेल सूटेड, मतलब कहाँ पे बहुत ही जबरदस्त इसका इस्तेमाल सूट करता है इसको लगाने पे, ठीक है। वो आपका सूट करता है लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड लार्ज रेटिंग करंट। और क्रॉस ओवर क्या करता है? हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड लो रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। इन ए पावर ट्रांसफार्मर द एफिशिएंसी शुड बी मैक्सिमम नियर फुल लोड। डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो 50% ऑफ फुल लोड, ओके। फॉर मिनिमम वेट ऑफ ए ट्रांसफार्मर द वेट ऑफ आयरन शुड बी, मिनिमम वेट ऑफ ए ट्रांसफार्मर, तो वेट ऑफ द आयरन क्या होता है? इक्वल टू द वेट ऑफ कॉपर। तो आयरन का जो वेट है वो कॉपर के वेट के बराबर जब रहेगा तो ट्रांसफार्मर का वेट सबसे मिनिमम होता है ऐसे डिजाइन करने पर। द आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर कैन बी कैलकुलेटेड नोइंग द वेट ऑफ, तो कोर एंड योग का वेट पता है तो हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि एग्जैक्ट आप वैल्यू निकाल दो, ठीक है। HRC फ्यूज ऑन ए ट्रांसफार्मर प्रोवाइड प्रोटेक्शन, किसके? एक्सटर्नल। फ्यूज हमेशा एक्सटर्नल फॉल्ट को, रिले हमेशा इंटरनल फॉल्ट को, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग ट्रांसफार्मर यूज्ड पावर ट्रांसफार्मर, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है पावर ट्रांसफार्मर में कौन सा? तो ग्लास का भी इस्तेमाल होता है, सिंथेटिक रीजन का होता है, प्रेस बोर्ड का होता है, सब इंसुलेटर होते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव पावर ट्रांसफार्मर में ये सब इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंपल पोर्सनेल बुशिंग आर यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर अप टू, देखिए सिंपल पोर्सनेल बुशिंग आर यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर अप टू, तो अप टू मतलब क्या होता है? 11 kV तक, इससे ज़्यादा नहीं, याद रखिएगा। इस बुशिंग का यूज 11 kV तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं। हार्मोनिक करंट, रिपीटेड क्वेश्चन है, लॉस बढ़ेगा।
कोर लॉस बढ़ेगा, कॉपर लॉस बढ़ेगा, इंटरफेरेंस भी बढ़ जाएगा, रिले होगा, ऑल ऑफ द अबव। रिपीटेड है, इफ ए ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ कॉपर एंड कॉइल आर मेड अप टू स्टील वायर, देन ट्रांसफार्मर का कोर जो है वो कॉपर का बन रहा है, मतलब ये जो कोर बन रहा है वो कॉपर का बन रहा है, और वाइंडिंग जो बन रही है वो स्टील की बन रही है। फिर क्या होगा, तो क्या होगा, कॉपर लॉस बढ़ जाएगा ना, कोर ही जब बन रहा है तो कॉपर लॉस बढ़ेगा, और वाइंडिंग विल बी मोर। ऑयल इम्प्रीग्रेटेड पेपर कंडेंसर बुशिंग इज जनरली यूज्ड ऑन ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट 132 kV पे ऑयल इम्प्रीग्रेटेड पेपर कंडेंसर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर। द कलर ऑफ फ्रेश डाइलेक्ट्रिक ऑयल येलो होता है, हल्का येलो, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक ऑयल का। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रेगुलेशन एफिशिएंसी एंड हीटिंग अंडर लोड कंडीशन। समझ में आ रहा है? देखिए, रेगुलेशन फाइंड हो जाए, एफिशिएंसी फाइंड हो जाए, हीटिंग फाइंड हो जाए, ठीक है, ये सब किस टेस्ट से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये पूछा है। उसी को बोलते हैं बैक टू बैक टेस्ट, अभी मैंने डिस्कस किया था। इसे बोलते हैं संपन्नर टेस्ट, रीजनरेटिव टेस्ट, उसके दो नाम और हैं, ठीक है। तो ये हो गया। बुकोल्ज रिले इज यूज्ड ऑन, मैंने बताया था आइल्ड कूल ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट के प्रोटेक्शन में इस्तेमाल होता है ट्रांसफार्मर के। लगता कहाँ है, कंजर्वेटर और टैंक के बीच में। द केवीए रेटिंग रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर, देखिए इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसको याद ही करना पड़ेगा। 3:1 होता है जब ये पैरेलल में ऑपरेट करता है तो, ठीक है। विच वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज इन्वॉल्व इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, कौन सी वैल्यू होती है, मैंने ईएमएफ का इक्वेशन बनाकर आपको, आई थिंक ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है। E इक्वल टू था 4.44 N 5M F, ये कौन सी वैल्यू हो गई, मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्लक्स की, ठीक है। कौन सी वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्लक्स की, ओके। कौन सी वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू। इज इन स्कॉट कनेक्शन द मेन ट्रांसफार्मर है सेंटर टैप ऑन में। देखिए स्कॉट कनेक्शन में ना, ये आपका सेंटर टैप कहाँ पे होता है, ऐसे होता है, दोनों पे होता है, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग्स पे सेंटर टैप किया जाता है, कोई एक पे नहीं। और किस लिए इस्तेमाल होता है, 3 फेज टू 2 फेज में कन्वर्जन के लिए। इन्हें ट्रांसफार्मर ओवर करंट अफेक्ट, ओवर करंट क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ा देगा, इंसुलेशन खत्म करेगा, लाइफ कम करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेस लाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो। फॉर ए ट्रांसफार्मर अप टू ए कैपेसिटी ऑफ केवीए एयर ब्लास्ट कूलिंग 10,000 kVA एयर ब्लास्ट कूलिंग का इस्तेमाल होता है। एज सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज इट्स रेटिंग, अगर आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो तो रेटिंग क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। आपका ई प्रोपोर्शनल टू द होता है क्या, एफ, पता ही होगा, ई प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी होता है। तो जब यह बढ़ेगा तो रेटिंग भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ये लॉजिक याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर कूलिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर अप टू ए कैपेसिटी 10 MVA, देखिए ऑयल नेचुरल कूलिंग होगा, 10 MVA का मतलब ऑयल नेचुरल कूलिंग। द नॉमिनल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ, ठीक है। द नॉमिनल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर, नॉमिनल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर का मतलब क्या हो गया, 2 to 5% ऑफ रेटेड वोल्टेज अब प्राइमरी, समझ में आया, मतलब रेट, ये प्राइमरी वोल्टेज के 2 to 5% में इस्तेमाल होता है। शॉर्ट सर्किट करंट, ये सारी टेस्ट की बात हो रही है। ओपन सर्किट होता तो रेटेड होता। इन ए ट्रांसफार्मर फ्रिक्शनल लॉस, फ्रिक्शन कहाँ से होगा, जब रोटेटिंग पार्ट है ही नहीं तो फ्रिक्शन कहाँ से होगा, जीरो हो गया। ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैज लो फ्लक्स डेंसिटी बिकॉज, अब देखिए लो फ्लक्स डेंसिटी, फिर वही अभी मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है गाँव में लगा होता है, जो जैसे हमारे घरों में सप्लाई आती है, उसको डायरेक्टली हम लोग सप्लाई से क्या, हमेशा वो सप्लाई से कनेक्ट रहता है ट्रांसफार्मर, समझ में आ रहा है। इसीलिए इसकी फ्लक्स डेंसिटी को कम रखते हैं ताकि जो आयरन लॉस और एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो आपका कम रहे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉस तो इसी तरह हो जाएगा। इसलिए इट्स कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू द सप्लाई, इसीलिए फ्लक्स डेंसिटी को कम रखते हैं हम लोग।
ठीक है। स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर विच हैज कोर मेड अप स्टील स्ट्रिप हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। समझ में आ रहा है? स्पाइरल कोर मतलब समझिए आप लोग, स्पाइरल वाइंडिंग, स्पाइरल कोर, ठीक है। अब स्ट्रिप है द फॉलोइंग, इसका एडवांटेज क्या है? वेट कम हो गया, लॉसेस कम हो गया, कंस्ट्रक्शन हल्का है, तो ऑल ऑफ द एबव, ठीक है ना। देख को ही पता चल गया होगा आपको। द प्लेस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन इज सेलेक्टेड, कहाँ सेलेक्ट किया जाएगा? जहाँ हवा वगैरह पर्याप्त हो, लोकेशन गर्म ना हो, ठीक है, ड्राई एंड क्लीन हो। ये कोई बहुत पढ़ के आप आंसर दे सकते हो उसकी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। ए ट्रांसफार्मर डिजाइन फॉर इंस्टॉलेशन इन ट्रॉपिकल कंट्री इफ इंस्टॉल्ड इन ए कोल्ड कंट्री, मतलब अगर आप गर्म देश से आप ठंडे देश में इस्तेमाल करने जा रहे हो ट्रांसफार्मर को, तो क्या करोगे? जैसे गर्म देश में ये 10 kVA तक इस्तेमाल हो रहा था, या जो भी हो 65 kVA, कोई भी kVA ले लीजिए। तो ठंडे देश में लाएंगे तो इसकी रेटिंग थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि गर्म तो बहुत ही ज़्यादा होगा, तो 15 या कुछ पे चला सकते हो। तो कैन बी लोडेड इन एक्सेस द नेम प्लेट ऑफ केवीए रेटिंग, मतलब केवीए रेटिंग से थोड़ा सा ज़्यादा पे हम चला सकते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल कंट्री के लिए बना हुआ था, पहले से हीट वो ऑब्जॉर्व कर रखा था। अब यहाँ पे चलने के बाद हीट ऑब्जॉर्व करेगा कोल्ड में, ठीक है। इसलिए जो रेटिंग है उसके प्लेट पे लिखा है, उससे ज़्यादा पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट वाइडली यूज इन इंसुलेटिंग एंड कूलिंग ट्रांसफार्मर लिक्विड, इसे बोलते हैं मिनरल ऑयल का इस्तेमाल होता है। एक करंट ट्रांसफार्मर इज मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ करंट लेवल का चेंज करता है, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है तो वोल्टेज लेवल का, ठीक है। बुखोज रिले इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन इंटरनल फॉल्ट, बुखोज रिले गिव्स वार्निंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर। पहले से 75 बार बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बट इंटरनल फॉल्ट में। फॉर पावर पर्पस साइन वेव शेप इज प्रिफर्ड बिकॉज, क्योंकि साइन वेव का ये जो शेप होता है ना, ये आपका स्टेबल होता है। समझ में आ रहा है? स्टेबल होने के कारण इसके पैरामीटर चेंज नहीं होते जल्दी, इसलिए हम इसको प्रिफर करते हैं। तो सी हो गया। साइनसोइडल ईएमएफ, देखिए साइनसोइडल ईएमएफ की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, मतलब वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज की। ये आपका हो गया आई एम, और ये आपका हो गया आई डब्लू, और ये हो गया आपका ईएमएफ है, वोल्टेज ले लीजिए। और ये दोनों का रिजल्टेंट आई एम आई डब्लू का, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग आई नॉट। आई नॉट मतलब नो लोड करंट। ये एंगल कितना होता है आई नॉट वाला? 75 डिग्री, ठीक। और ये कितना है? ये आपका 90 डिग्री। तो लैक्स द फ्लक्स इंड्यूस्ड इन बाई 90 डिग्री, ये तो दूसरा मेन फिगर बना दिया। ये साइनसोइडल ईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो साइनसोइडल ईएमएफ का जो फिगर बनता है इस तरह से आप बनता है φm, और जो E1 एंड E2 का बनता है इधर। तो φm क्या करता है? लीड करता है E1 E2 से। अगर आप E1 E2 को बोलोगे तो E1 लैक्स 90 डिग्री बाई φm, अब φm को बोलोगे तो φm लीड 90 डिग्री बाई E1 E2, ठीक है। तो EMF बोला तो EMF लैक्स द फ्लक्स दिस। द हमिंग साउंड इन ट्रांसफॉर्म मेनली मैग्नेटो इंस्ट्रक्शन, मैंने बता रखा है, मतलब आप जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उसके सरफेस में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, वहीं से कुछ आवाज़ निकलती है हम करके, ठीक है, उसी को मैग्नेटो इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। द एडवांटेज ऑफ पुटिंग टैपिंग एट द फेज एंड ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज, क्या एडवांटेज है टैपिंग करने का? भी मैंने बताया, जो बुशिंग होती है, अगर आप एक तो ऐसे टैपिंग कर देते तो एक बुशिंग कम होगी ना, तो नंबर ऑफ बुशिंग को घटाने के लिए हम लोग टैपिंग कर देते हैं। इन 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर वन ऑफ द बर्न द ट्रांसफार्मर सप्लाई, देखिए डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर है, एक तो जल गया, तो इसमें से जो 2 ट्रांसफार्मर बचेंगे, 2 ट्रांसफार्मर जो बच रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो पहला ट्रांसफार्मर 57.7% के रेटिंग के साथ चलेंगे। अगर फुल ओवरलोड है तो 73.2% के साथ चलता रहेगा, याद रखिएगा ये।
व्हेन 440 ये ट्रांसफार्मर एसी का है, अगर डीसी सप्लाई देंगे तो सीधे सीधे जल जाएगा, ओके, क्योंकि ये ईएमआई पे काम करता है। इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर फेराइट कोर यूज्ड बिकॉज फेराइट कोर हैज, देखिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर फेराइट कोर का यूज होता है, क्यों, समझ में आ रहा है क्यों? फेराइट कोर का मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर, मतलब इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई, और मैग्नेटिकली कंडक्टर, मैग्नेटिकली जो है ये कम होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाई रेजिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट वही होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, क्यों, क्योंकि फार्मूले में देखो ना, एरिया, एरिया में साइज, ई अपान में 4.44 एफ बी और क्या एन, ठीक है, अगर एफ ज़्यादा तो स्मॉलेस्ट। द पर्पज ऑफ ए ब्रीदर इन ट्रांसफार्मर इज टू, क्या करता है, मॉइस्चर को हटाता है एयर से। क्रॉस ओवर वाइंडिंग इज यूज्ड, मैंने बताया था क्रॉस ओवर हाई वोल्टेज एंड लो रेटिंग, हाई वोल्टेज एंड लो रेटिंग, तो क्या बोलेंगे, हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड स्मॉल रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर 190 बी। यहीं पे अगर हेलिकल वाइंडिंग की बात करते तो लो वोल्टेज एंड हाई रेटिंग, ठीक। इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर द कंसेंट्रिक वाइंडिंग आर यूज्ड विद, अगर आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर कंसेंट्रिक वाइंडिंग आर यूज्ड तो वो भी वही काम करता है, लो वोल्टेज वाइंडिंग प्लेस्ड नेक्स्ट टू द कोर। देखिए कैसा होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है ना, ये आपका हो गया एलवी, और ये आपका हो गया एचबी, क्या हो गया, ये एलबी, लो वोल्टेज वाइंडिंग प्लेस्ड टू द नेक्स्ट कोर। The yoke section of a transformer using hot rolled emulsion is made 15% greater than, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप CRGO का बनाते कोर या योक तो ये कोर के एरिया के समान ही बनाते, काम चल जाता, लेकिन आप हॉट रोल्ड को बना रहे हो तो आप इससे 15% एरिया ज़्यादा ही रख के बनाओगे, ठीक है। कैट किस लिए, ताकि आयरन लॉस दिस कम हो, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी हार्ड रोड की ज़्यादा नहीं होती है, इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए इस्तेमाल कर लिया जाता है इक्वल में, ठीक है। व्हेन टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रनिंग इन पैरेलल एंड इफ द इम्पीडेंस ट्रायंगल ऑफ द ट्रांसफार्मर आर नॉट आइडेंटिकल, शेप एंड साइज, पहले से होते इम्पीडेंस आपका सेम नहीं है तो पावर फैक्टर डिफरेंट होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, पावर फैक्टर ऑफ वन ट्रांसफार्मर एंड पावर फैक्टर ऑफ कॉमन लोड विल बी सेम, नहीं, हमने तो पहले ही बता दिया कि जब इम्पीडेंस आपका डिफरेंट है तो पावर फैक्टर ऑफ एडविज ट्रायंगल ट्रांसफार्मर ऑपरेट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर लोड एंड कॉमन लोड से भी पावर फैक्टर डिफरेंट रहेगा। रिपीटेड क्वेश्चन, व्हाट इज द टिपिकल यूज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, क्या करते हैं, वेरिएबल ट्रांसफार्मर के रूप में इस्तेमाल करना हो तो हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। इन ए ट्रांसफार्मर द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये वेरी नहीं करता है, तो पहले बता दें इक्वल टू md5/dt से क्या होता है, सेम एट ऑल लोड। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं उसे। विच ऑफ द सेल्फ इंडक्शन है म्यूचुअल इंडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिटिंग ऑन ए ट्रांसफार्मर, तो कम्यूटेटर का इस्तेमाल डीसी मोटर या डीसी जनरेटर में होता है, इसमें नहीं होता ट्रांसफार्मर में। इन ए ट्रांसफार्मर एन इंसुलेटिंग मटेरियल में बी फेल ड्यू टू, अगर इंसुलेटिंग मटेरियल फेल हो रहा है तो मॉइस्चर के कारण, डस्ट के कारण, वाइड्स एंड वाइंडिंग के कारण, मतलब वाइंडिंग में छेद वगैरह हो, इसके कारण से हमारा क्या हो सकता है, फेल हो सकता है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। द रिएक्टेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन लीकेज फ्लक्स, क्योंकि रिएक्टेंस प्रोपोर्शनल टू द लीकेज फ्लक्स ही होता है, प्रोपोर्शनल, लीकेज फ्लक्स बढ़ेगा तो रिएक्टेंस भी बढ़ेगा, ओके। बुकोज रिले इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन फॉर इंटरनल फॉल्ट, ओके। तो इस लेक्चर में हम लोग 200 क्वेश्चन तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को हम ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, एंड करते हैं, और फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।